है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखिए सीटेट, ये आपका जो सीटेट का पेपर हुआ है जनवरी में, कब हुआ है आपका, ये जनवरी में सीटेट का जो पेपर हुआ है उसकी ये बुकलेट है, एम सीरीज ये बुकलेट है, ठीक है। 2021 का ये पेपर है। तो इस बुकलेट को हम एसएसटी यानी एसएसटी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एसएसटी के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए मेरे चैनल पर 10 ईयर तक के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं PYQ हैं वो मिल जाएंगे। तो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट की, आप सीटेट की प्लेलिस्ट से पढ़िए और देख लीजिए PYQ। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले PYQ अवश्य क्वेश्चन को देखना। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे CDP के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चलेंगे SST पे और फिर हिंदी पे। कंप्लीट आपकी बुकलेट इसमें हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है शैशवावस्था की अवधि में विकास। तो शैशवावस्था की अवधि में जो विकास है, ए ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है धीमी गति से होता है या उसे मापा नहीं जा सकता। तो ये गलत है कि उसे मापा नहीं जा सकता, धीमी गति से होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बिल्कुल सही है। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, तो ये गलत है। अनियमित और असंबद्धता, ये भी गलत है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। अब देखो आपको क्लियर और स्पष्ट दिखाई देता होगा क्वेश्चन, ठीक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तब आपको पेपर सॉल्व करने में आनंद आएगा। देखो निकट अस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो जो निकट अस्थ विकास का क्षेत्र है वो क्या है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, परंतु क्या है वह नहीं कर सकती। तीसरा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। और चौथा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 4 में से कौन सा सही है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखो पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं, चाहे वो CDP की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो आपकी EVS की बात हो, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लो 4 विकल्प हैं A, B, C और D, ठीक। ये आपको ट्रिक में एक दे रहा हूँ। इसमें मान लो ABCD में 4 विकल्प है और एक विकल्प ऐसा है जो काफ़ी लंबा है यानी काफ़ी बड़ा है और 3 विकल्प छोटे हैं। तो आपको जो सबसे बड़ा विकल्प है आंखें मीच के बंद करके आप उसी पे टिक कर देना। वो आपका करीब, मैं आपको बता रहा हूँ 90% क्वेश्चन है वो सही होगा। 90% केसेस में यही देखा गया है अब तक सीटेट के पेपर में कि वही क्वेश्चन सही होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक, तो अमूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में समर्थ। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आवृत। सी ऑप्शन है देखिए संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं। और डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक और संकेत खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे देखो चिंतन करने में समर्थ है, तो अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला ही वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। देखिए लॉरेंस कोहेलबर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या है सुरक्षित रहता है। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे
दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, बी ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सी ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला सही हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चलो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर से बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो क्वेश्चन पूछा गया इसको देखिए सॉल्व करना है आपको। कौन सा सही है ये आपको देखना है। इधर बुद्धि के प्रकार हैं और इधर है अंतः स्थिति अनुपालन संभावना। स्थानिक जो है वो मनोवैज्ञानिक में है, अंतर्वैयक्तिक है वो विक्रेता, भाषिक है वो मूर्तिकार और शारीरिक गति संवेदना है वो खिलाड़ी है। तो स्थानिक मनोवैज्ञानिक है गलत है, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता ये भी गलत है, भाषिक मूर्तिकार ये भी गलत है, लेकिन शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सही पूछा था वही हमें बताना था। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो वाइगोत्स्की से आया है आपका। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वो चरणों में होता है और स्कीमा आपका जीन प्याजे का है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वही होगा, तो आखिर मीच के आपका चौथा वाला ऑप्शन बड़ा है तो यही बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पत्ती कौन सी है। प्रभावशाली पत्ती कौन सी है। ए ऑप्शन है आपका लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। बी ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। सी ऑप्शन है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना और डी ऑप्शन है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता समझना चाहिए। तो एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो एक गुण और साधन पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें केवल पाठ्यपुस्तक जी नहीं, बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार क्या करना है, वर्गीकृत करना नहीं करना है, बच्चों को पुरस्कार और दंड नहीं करना है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत अवस्थाओं को पूरा करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण। आप देखो सामाजिक सांस्कृतिक की बात आ गई है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे देखो कौन सी अधिगम सामग्री है वो उपयुक्त नहीं है, तो नहीं वाला आपको देखना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, और कौन सा उपयुक्त नहीं है ये आपको देखना है। छात्र कैसा है, आंशिक दृष्टिबाधित है, ठीक है वो। और बी ऑप्शन है इसमें देखो त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। सी ऑप्शन है बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, और चौथा ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट। तो देखो आंशिक दृष्टि वाला जो बच्चा है ना, तो बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें इसके लिए क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन छोटी मुद्रा वर्कशीट का ये है, ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं।
समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। ए ऑप्शन है आपका बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। चलो दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो भैया नामांकित नहीं करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रबंध नहीं करना है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान, तो ये भी आपको नहीं करना है। तीनों पॉइंट नेगेटिव हैं, तो चौथा अपने आप ही सही हो जाएगा। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है देखो यहाँ पे चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, तो पहला ही ऑप्शन पॉजिटिव है। दूसरा है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, वह या प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध, तो विशिष्ट निर्देश नहीं है, रटने पर ये नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब देखो पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या कह रहा है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, पढ़ने और लिखने की कौशलता से विश्लेषण, या फिर है उनकी जटिलता उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन। तो हल करने की क्षमता का आकलन, डिसलेक्सिया की बात नहीं हो रही है, ये हो गई आपकी डिसकैलकुलिया की बात हो गई। सामाजिक सांस्कृतिक ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आपका। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य ये भी रॉन्ग हो गया। देखो पठन वैकल्य का मतलब है डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती जो है वो प्रभावशाली नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो अधिगमकर्ताओं से बातचीत करें, उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं है, कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर ये हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। देखो यहाँ पे है नेगेटिव, और ये जो ऑप्शन था ये था आपका पॉजिटिव, इसलिए नहीं था। तो तीसरा देखो, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण उपलब्ध करना, तो ये भी पॉजिटिव है। अगला देखो आप, अगला है कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना, विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। यानी दूसरा वाला पॉइंट है आपका नेगेटिव, तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, 4 ऑप्शन है। एक, कोई प्रभाव नहीं होता, का कोई प्रभाव नहीं होता, की महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को क्या करना है। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। और दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना, तो ये तो आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों। और चौथा ऑप्शन है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके मानक विधि को अपनाना। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ।
चलिए यहाँ पे देखिए दो ये ऑप्शन है, तो इसको समझो पहले। ये आपका नेगेटिव और ये आपका नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव था, पहला और तीसरा हो जाएगा इसमें, पहला और तीसरा यानी पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप। अधिगम एक और प्रक्रिया है, अधिगम एक और प्रक्रिया है, जटिल सक्रिय या सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय। तो जो अधिगम है वो जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। क्या चाहिए? टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। टालना नहीं चाहिए, उपेक्षित नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कक्षा है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो यहाँ पे देखो आप, प्रतिस्पर्धिक या सहयोगी, पहला है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, दूसरा है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, तीसरा है भयावह सुसाध्यक, चौथा है प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय वातावरण के प्रतिस्पर्धिक के। तो पहला वाला यहाँ पे सही है। चलो अब कौन आ गया आपका? वायगोत्स्की से रिलेटेड है क्या? देखो, उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो कौन सी प्रभावशाली पद्धति है? देखो, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को कोई नया कौशल सीख रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट है, सीखने में ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप समझो। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन क्या है? थोड़ा सही है, लेकिन और चेक करते हैं आपके। बच्चे संप्रत्य को, ये तो आपका ऑप्शन सही है ना, पॉजिटिव है। देखो, बच्चे, आपको क्या करना है? नेगेटिव ढूंढना है। बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये आपका जो है नेगेटिव है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें छानबीन की लालसा रखते हैं। ये आपका पॉजिटिव है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ये भी पॉजिटिव है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, नेगेटिव है। तो दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का आंसर आपको नेगेटिव देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होने का मतलब क्या है? प्रस्तावित है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की रुचि और पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही है। क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे का विद्यालय में अगर बच्चा बार बार फेल हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और बच्चों की रुचि की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, बच्चे का कसूर कुछ भी नहीं है। अगला देखो, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं। ऐसा भी नहीं है कि आनुवांशिकी पैदाइशी कमियां हैं बच्चे में। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है बच्चों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर आपसे 25 क्या कहता है, समझो। देखो, 25 कह रहा है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा। समूह में एक दूसरे को आप पढ़ाओगे और सहायता करोगे तो क्या होगा?
पहला ऑप्शन है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं और उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती हैं। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। डी ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विद्युत रुकावट पैदा करती है। तो आपके हिसाब से देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और पॉजिटिव है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीडीपी के 30 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक, फिर हम हिंदी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद अपने लोग चलेंगे एसएसटी पर। तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड को शेयर करिए। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यालय की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। अध्यापक केंद्रित गलत, प्रगतिशील गलत, प्रगतिशील गलत नहीं है, प्रगतिशील सही है आपका। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो प्रगतिशील ही हो जाएगा। चलिए, 27 क्वेश्चन नंबर। अब 3 विकल्प सही हैं और एक किसी तरह से गलत है, मतलब एक सही है 3 गलत है, गलत बोल दिया। विकास, देखो विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही वाला है वो आपको पहचानना है। देखो, विकास एक सरल है और एक दिशीय होता है, क्या ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि विकास सरल है एक दिशीय होता है। विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्वनिश्चित अनुवांशिक घटनाओं का कारण है, गलत है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में, तो एक ही क्रम में नहीं होता। बच्चों के विकास में बहुत सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि है इसका मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। बी ऑप्शन है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। सी ऑप्शन है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। डी ऑप्शन है देखो वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। तो तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, आपका दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ। चलो, 29वां क्वेश्चन देखो। 29वां क्वेश्चन कह रहा है विकास बच्चों के में सामाजिकरण में विद्यालय, बच्चों के जो सामाजिकरण है उसमें जो विद्यालय है उसकी क्या भूमिका है? तो देखो क्या है भैया कि कोई भूमिका नहीं है विद्यालय की, ऐसा तो नहीं है। कि बहुत कम भूमिका है, ऐसा भी नहीं है। प्राथमिक कारक है विद्यालय, तो ऐसा भी नहीं है। विद्यालय जो है वो प्राथमिक कारक नहीं है, बल्कि प्राथमिक कारक क्या है? परिवार है। और विद्यालय जो है वो बच्चों के सामाजिकरण में द्वितीय कारक है। मीडिया भी द्वितीयक है और आपका ये विद्यालय भी द्वितीय है। चलिए, यहाँ पे देखो बच्चों का चिंतन जो है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है प्याजे जी ने। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखो सीडीपी है, सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। अब हम पहले हिंदी के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। किसके? हिंदी के। चलो, आपको लेके चलते हैं जिन छात्रों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है उनके लिए है, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है। चलिए देखिए, जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है वो प्रश्न 91 से 120 तक उन्हीं बच्चों के लिए हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रथम भाषा जो है फर्स्ट लैंग्वेज के लिए हिंदी को चुना है। ठीक, तो देखो 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन को हमें पैराग्राफ के माध्यम से सॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहले देखो हमें पैराग्राफ को पढ़ना होगा, तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ में देखो क्या है, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र जो हैं वो हंस पड़े। 4 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक भी व्यंग किया। शिक्षक ने भी व्यंग किया कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब?
तुम कौन सा खेल में भाग लेना है, तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है, ये सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज अध्यापक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जब खेल पीरियड्स में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची हो, देखो यहाँ पे, अगर लगन सच्ची हो और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसे अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में क्या है, हिस्सा भी लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 916 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और देखो यह 404 यानी 400 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध अध्यापिका विल्मा रुडोल्फ। अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्यंग किया सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, उपहास किया, निकाल दिया, डांट दिया या फिर क्या है, ताना मारा। क्या है, ताना मारा। एक मिनट, ये 95 नंबर है ना, 91 पे चलते हैं। 91 पे सबसे पहले देखो, ये है 91 नंबर। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। आपको पैराग्राफ के अनुसार बताना है, तो वह क्या है, कठोर था। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो लड़की के अनुसार देखिए पैराग्राफ के अनुसार क्या हो जाएगा, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। ये दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93। तो 93 क्या कह रहा है, समझो। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, शिक्षक का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। पैराग्राफ के अनुसार बताना है, तो सफलता के लिए लगन और परिश्रम क्या है, आवश्यक है, पैराग्राफ के अनुसार। चलो क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 94 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, यानी आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित। तो आश्चर्य और चकित या आश्चर्य से चकित क्या होगा बताओ, तो हो जाएगा आश्चर्य से चकित, थर्ड विकल्प। अब आ गया देखें 95 वाला आपका, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ है, क्या होगा, व्यंग किया है ना, ताना मारना, चौथा वाला। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्या हैं, दोनों शब्द क्या हैं, तत्सम तद्भव हैं, तद्भव तत्सम है, देशज आगत हैं या तत्सम आगत है। तो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द जो हैं वो हैं तत्सम आगत, चौथा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 97 में क्वेश्चन देखो, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग है, निषेधात्मक वाक्य है, विस्मयात्मक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 98। चलो 98 को देखो, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी या बहुत छोटी थी। क्या थी, तो खेल नहीं सकती थी, बी ऑप्शन।
99 नंबर देखिए आप। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? एक शिक्षक ने, या एक सहपाठी ने, या उसकी माँ ने, या उसके प्रशिक्षक ने? तो दी थी उसके माँ ने, थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पैराग्राफ है पद्यांश का, इसे भी पढ़ लेते हैं। चलो। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध ना कोई बाधा कहीं है, ना संदेह कोई ना व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बह जा रहा हूँ और मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंबर मदिर रस आलोक पिए हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करिए अब आप यहाँ से। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ के लिए बुला रही हैं, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो किसके लिए? सफलता प्राप्त करने के लिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल पैराग्राफ के अनुसार सही है। 101 नंबर देखो आप। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास है, वो क्यों है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं, सफलता पाना बहुत सरल है। तो देखो उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पंक्ति में प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया? तो किस पंक्ति में प्रतीत होता है कि कवि है उसका व्यक्तित्व जो है वो बदल गया? अटल एक विश्वास मन में भरा, अनजानी हवा में बह जा रहा हूँ, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। चलो 103 नंबर देखो आप। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया विश्लेषण है? क्या है? तो ये है विशेषण। क्या है? विशेषण है। चलिए देखो, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। अब देखो अवरोध, व्यवधान और बाधा ये लगभग तीनों एक ही हैं, लेकिन डगर है ये अलग है, तो अलग आपसे पहचानना था। चलिए पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विधन, सुनसानी और अनजापन, कर्म और प्रेरणा। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका है उत्साह और आत्मविश्वास, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब पैराग्राफ के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आपके 15 क्वेश्चन जो बचे हैं पैडालॉजी के, वो सॉल्व करेंगे। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, तो जो नहीं है वो आपको पहचानना है। भाषा की बारीकियां समझना, कल्पना का विकास करना, तार्किक शक्ति का विकास करना, अनुकरण क्षमता का विकास करना। तो गद्य शिक्षण में जो अपेक्षित नहीं है वो है अनुकरण क्षमता का विकास करना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों के हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, या फिर बच्चे जो हैं वो हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। सी ऑप्शन है, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। डी ऑप्शन है, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से क्या है परिचित हो सकें। तो जो बच्चे हैं, बच्चे हिंदीतर रचनाओं के भाषिक विशेषताओं से क्या है परिचित हो सके। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 108। चलो 108 नंबर क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
तो कौन सा उद्देश्य है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। और सी ऑप्शन है हिंदी भाषा के रचनाकारों को जानना। और डी ऑप्शन है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तो देखो कंठस्थ करने वाला तो मैंने आपको पहले ही ऑप्शन काट दिया है। तो हिंदी भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है इसको वही पहचानना है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। 109 नंबर देखिए आप। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की और फिर क्षमता का विकास करने में सहायक है। ए ऑप्शन है लिखित अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन है कल्पनाशीलता और चौथा ऑप्शन है अनुकरण। तो ये है मौखिक अभिव्यक्ति, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 110 नंबर देखो। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। काय में? किस में मदद करेगा? साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार या भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो यह है भाषाई संरचनाओं पर क्या है? अधिकार है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक, साहित्य सामग्री, व्याकरण की पुस्तक या फिर पोस्टर? तो यहाँ पे हो जाएगा साहित्यिक पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो देखो जिसमें परस्पर जो बच्चे हैं वो अंतःक्रिया करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए 113 नंबर। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह और या भाषा? पहला ऑप्शन है मातृभाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी, मातृभाषा अंग्रेजी, मातृभाषा विदेशी। पहला ही ऑप्शन देख लीजिए यहाँ, मातृभाषा पहले, सबसे पहले मातृभाषा पढ़ाई जाए या फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 114। देखो व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है वो सर्वाधिक बल देती है, किस पर देती है? उदाहरण पर देती है, आगमन वाली। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 115 नंबर देखिए आप। चलो देखो, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, बी ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, सी ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों के उपयोग, डी ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो देखो यहाँ पे पहला वाला, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए आप। एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पे देखो बी वाला ऑप्शन विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 5 क्वेश्चन अभी और बचे हैं हिंदी के, फिर अपने लोग फटाफट एसएसटी को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती है व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानियों को तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में। तो यहाँ पे कहानियाँ रचने में दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। थोड़ा जूम करते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या फिर पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, या पाठ के अंत में समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, या फिर पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो इसका तो आंसर आप समझ गए होंगे, चौथा वाला हो जाएगा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 118 देखो आप। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। आर्थिक सामाजिक है, सामाजिक व्यावसायिक है, भाषिक सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक व आर्थिक है। तो यह है भाषिक और सांस्कृतिक है। थर्ड वाला ऑप्शन सही है।
119। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है अनुपयोगी है, मनोरंजक है, कृत्रिम है या प्रमाणिक है। तो ये प्रमाणिक है, चौथा ऑप्शन सही है। 120 नंबर देखो आप। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हों, जिनके एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो। तो जिनके उत्तर विभिन्न हों, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखो हमने यहाँ पे ये 2021 का जो जनवरी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अपने एसएसटी का कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन थे, वो हमने सीडीपी के भी कवर कर लिए और 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी कवर कर लिए, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब 60 क्वेश्चन जो आपके हैं वो एसएसटी के इस वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए देखिए यहाँ से अपने लोग क्या करेंगे, एसएसटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो सामाजिक अध्ययन ओब्लिक में देखो सामाजिक विज्ञान। तो ये 31 नंबर से आपका जो पेपर है वो शुरू हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इसे। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए, सभी विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो पहला ऑप्शन है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं, ये भी गलत है। यह मौसम मानसून के आगे बढ़ने का मौसम है, तो ये भी गलत है। यानी ए, बी, सी आपका सभी गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी गोदावरी, कृष्णा या गोदावरी। तो जल्दी से देखिए, थोड़ा सा हम जूम करते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पहचानना है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 समझो। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष ए नंबर है, देखो ए है और बी है, दो कथन दिए हैं। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, तो वो कौन सी परत है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो वो कौन सी परत है, ये आपको पहचानना है। तो वो कौन सी है, मध्यमंडल है आपकी। थर्ड वाला पॉइंट सही है, थर्ड विकल्प यहाँ पे राइट है। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखो। 34 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो क्या कह रहा है, समझो। देखो आपतन का संबंध है वायुदाब के साथ है, मौसमी पवनों के साथ है, सूर्य ऊर्जा के साथ है, वायुमंडल या उसमें होने वाली गैसों के साथ है। तो आपतन का जो संबंध है वो सूर्य ऊर्जा के साथ है, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पे 34 हो गए। अब 35वां क्वेश्चन देखो। 35वां क्वेश्चन थोड़ा सा हम चलो देखो मिलान करना है आपको, ठीक। आपको यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन मिला है। अब देखो सबसे पहले आपको पहचानना है शंकुधारी वन। तो शंकुधारी जो वन है, एक मिनट क्वेश्चन को पढ़िए। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलान ही करना है। तो देखो शंकुधारी वन का मिलान आप किससे करोगे। ये देखो जो शंकुधारी वन है ना, ये आपके होते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करते हैं। अब देखो आपको सही दिख रहा होगा ना, अब आपको कुल मिला के सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आपको मिलवाते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे शंकुधारी वन, तो शंकुधारी जो वन होते हैं ये होते हैं नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। तो ए का थर्ड देखो किसमें है, पहला ऑप्शन आपका कट गया और चौथा ऑप्शन भी आपका कट गया।
ये दूसरे और तीसरे में है, ठीक है। अब देखो भूमध्य वनस्पति, भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है ये आपकी महाद्वीपों, इसमें महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा है, यानी बीका4। अब देखो बीका4 आपका इसमें रह गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है। तो यहाँ पे जो है वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। अब आप दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। देखो पहले कथन है ए और फिर कथन बी। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। बी कथन है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियां दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए गलत है परंतु बी सही है। दूसरा है ए सही है परंतु बी गलत है। तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं। चौथा है ए और बी दोनों गलत है। तो आपको देखो यहाँ पे जो पहला है ये भी सही है, दूसरा है ये भी सही है। तो ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है, डॉल्फिन के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये तीनों ही सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। तो बायोगैस में क्या है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। मेथेन नाइट्रोजन है, मेथेन हाइड्रोजन है या मेथेन हीलियम है। तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो आप, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको देखो क्या लग रहा है, दोनों के दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो ए सही है, दो और दोनों के विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो इस हिसाब से आपका, एक मिनट रुकिए, क्या कह रहा है देखो, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ए आपका गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक और पदार्थों के संसाधन में परिवर्तन, ये सही है बी वाला। तो ए गलत है परंतु बी सही है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला देखो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की पहचान कीजिए। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उसकी पहचान आपको करनी है। परंपरागत स्रोत कौन से हैं, देखो पहला ऑप्शन जो है वो है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। दूसरा है कोयला, ईंधन, बायोगैस। तीसरा है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। फिर है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ये देखिए 41 नंबर। इसको क्या करना है, इसको भी मैच करना है। विकास का प्रयोग का स्तर, तो विकास का प्रयोग का जो स्तर है वो जैव और अजैव, जैव और अजैव, नहीं एक मिनट रुकिए, ये आपका है विकास का प्रयोग का स्तर। तो ये आमने सामने ही बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव्य, उद्गम जो है जैव और अजैव, वितरण जो है सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो ये सामने सामने वाले सही हैं, इसका मतलब पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी कथन है
हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पहचानना है। देखो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए कारण बी का नहीं है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसे भी देखिए आप। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, यह समुद्र और नदी के तल में नहीं पाए जाते। तो देखो यहाँ पे पुरास्थलों की बात हो रही है, यह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो दूसरा गलत है, यह केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी गलत है। यह समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत है। वह स्थान जहाँ वस्तु के अवशेष मिलते हैं, एक केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्वेश्चन बढ़िया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ या सोने से बने बर्तन। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए। देखो पत्थर की मोहरे और आपका है सोने से बने बर्तन, ए और डी। चलिए इस क्वेश्चन पे कमेंट करके बताना ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही है या रॉन्ग है। मेरे हिसाब से तो सही है आंसर की के हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपसे। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा? हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो क्या देखना होगा भाई? हड्डियों की संरचना देखनी पड़ेगी आपको। हड्डियों की क्या है? संरचना, यानी केवल ए विकल्प सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। आरोही का मतलब होता है आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। वेदों की रचना शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इमाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। देखिए ये तो सजे हुए ही हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला 46 का पहला सही है। 47वां क्वेश्चन देखो। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के। बी ऑप्शन है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। सी ऑप्शन है अरिक्का मैडू पतन में बसना। और डी ऑप्शन है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इसमें देखो ये वाला ऑप्शन होगा आपके सी डी ए बी। सबसे पहले आएगा सी, पहले नंबर पे सी, इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा डी, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका ए, और चौथे नंबर पे आएगा आपका बी वाला ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखो आप। कथन है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी ऑप्शन है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों में थी, भक्तों की भी थी। तो बताइए इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। देखो ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 49 देखिए। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचार, दूसरा है बी कथन है, देखो उनके विचारों में सारे लोग क्या थे? सहमत होते थे। सारे लोग क्या थे? सहमत होते थे। देखो यहाँ पे क्या है भैया,
ए वाला कथन तो सही है लेकिन बी वाला कथन गलत है, यानी ए सही है किंतु बी गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी ऑप्शन है। तबारिक के लेखों ने सामाजिक व तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो देखो यहाँ पे ए तो गलत है लेकिन बी आपका सही है, तो ए गलत है और बी सही है, यानी 50 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो अगला देखिए। कथन वाले क्वेश्चन देखो कितने पूछे गए हैं इसमें, भर भर के क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी ही पैटर्न चेंज हो रहा है सीटेट का। देखो अकबर, कथन ए में क्या है? अकबर जहांगीर शाहजहां सुलह एक कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन भी है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनतारता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। वे अक्सर क्या होते हैं? कट्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो तीसरा विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। ए का कारण बी है। ए का कारण क्या है? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी देखो कितने क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, कथन वाले भर भर के पूछे गए हैं। कथन है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। बी है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। विभाजित नहीं था। तो आपका दिल्ली के सुल्तानों मुगल कालों के श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, ये तो गलत है। जनजातीय समाज कई असमान भागों में विभाजित था, ए गलत है, बी सही है। तो ए गलत है और बी सही है। चलो अगला देखो। कथन है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी क्या है? बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे होगा आपका ए और बी दोनों ही सही हैं। ए ने बी को सुनिश्चित किया है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? अब देखो यहाँ पे गलत वाला आपको देखना है। देखो पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। बी ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। सी ऑप्शन है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। डी ऑप्शन है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रार्थना जो समाज है उसने केवल हिंदू ग्रंथों पर ही विचार विमर्श किया। क्वेश्चन नंबर 55 देखो। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ये तो आपको सबको पता होगा, ये बिल्कुल सरल है। तेलंगाना किसका था? आंध्र प्रदेश। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए नंबर पे देखो, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी है इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी है इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो देखो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, सही है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण से समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए, ये सही नहीं है। ए और सी, तो ए और सी आपका जो विकल्प है वो आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो जो नहीं है वो पहचानना है। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना और गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला के पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। पहला वाला ऑप्शन देखिए सही है आपका। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। ए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है इसे द्विद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? इसका आंसर तो उम्मीद करता हूँ प्रत्येक बच्चे को पता होगा। सेकेंड ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलो अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं, तो देखो 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि जो है बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, यही सही वाला ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने अक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो, नहीं झुकी होती तो क्या है? देखो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो ये तो सही है कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी सही है। किसी क्षेत्र में विशेष ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये गलत है। तो ए और सी जो है वो पहले ही विकल्प में सही है, पहला वाला सही है यहाँ पे। चलो 61 नंबर देखो, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ग्राम क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत सबको पता है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अगला देखो, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? पुलिस थाना क्या हो जाएगा? स्टेशन हाउस ऑफिसर। पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही है। चलो 63, तो 62 में आप कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट अधिकार, कानून का अधिकार, चौथा है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन देखिए आप, महिलाओं का परिवार संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का क्या है? अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप, 64 थोड़ा जूम करते हैं। 64वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या अटॉर्नी जनरल? क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा न्यायपालिका, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखो, क्वेश्चन नंबर 65 है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है दलित और एवं अल्पसंख्यक, बी है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, सी है आदिवासी एवं दलित और डी है केवल अल्पसंख्यक। तो क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें देखिए थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, आदिवासी एवं दलित, आदिवासी एवं दलित, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 66, तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है?
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो तो उसे हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, उदारवादी कहेंगे, गणतंत्रात्मक कहेंगे या संघवाद कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे संघवाद, यानी चौथा वाला ऑप्शन यहाँ हमारा यहाँ पे सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 तो 67 क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना। बी ऑप्शन है न्यूनतम मेहताना कानून पारित करना। तो 67 की बात करें तो आपका कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों ही सही हैं, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 है कि नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। यानी नई दिल्ली की वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। 4 ऑप्शन देखिए सामने हैं। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और चौथा है कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का क्या है भाव पैदा करता है। देखो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का क्या है भाव पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर है 69। अब देखो 69 क्या है? इतिहास है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य है वो केंद्रित होना चाहिए। पहला ऑप्शन जो है वो है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। दूसरा ऑप्शन है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। और तीसरा ऑप्शन है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में क्या है प्रशासनिक हैं। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो 70। इसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन आपके और बचे हैं अभी, तो सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए आप। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 70। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? पहला ऑप्शन है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। सी ऑप्शन है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की क्या है मदद करना। तो यहाँ पे देखो सी वाला गलत है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, यानी ए बी डी आपके सही हैं। तो ए बी डी का मतलब है दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखो यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के साथ गर्मा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, और डी है यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये गलत है। तो ए बी और सी तीनों सही हैं। इसका मतलब है पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, ए बी और सी सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना, तो ये तो गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो ए और सी यहाँ पे सही है। जब ए और सी सही है तो पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो आप,
सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान में जो आकलन है उसको जो बल देना चाहिए, पहला ऑप्शन है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं को सूचना याद रखने का मापन करना। तीनों ही विकल्प यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है। चौथा देखो, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ये जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका राइट है। चलिए 74 देखो, यहाँ पे द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो जो द्वितीयक स्रोत है इसका उदाहरण क्या है? C.A. बोली लिखित इन इलिटरेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बी है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सी है भारत का संविधान और डी है आनंदनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो यहाँ पे द्वितीयक स्रोत का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है आपका, 74 का पहला। चलिए 75, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। बी है रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। और तीसरा है रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्तान का स्वपन। और चौथा है सत्यनार कृत मणि मेकलई। तो 70 अगर 5 की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दूसरा वाला सही है आपका, रास सुंदरी कृत आमार जीवान, आमार जीवान। चलिए 76, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़ने के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण। बी है विकास और विस्थापन। सी है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां। और डी है मानव विकास। डी क्या है? मानव विकास। तो देखो विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, इसको हटा दो आप। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, मानव विकास। ए बी डी। तो ए और बी डी आपका है चौथे वाले विकल्प में, चौथा वाला ही राइट हो जाएगा। 77 देखो आप, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा जो है वो अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पहला ऑप्शन है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। बी है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। सी है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। और चौथा है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो देखो चौथा वाला ऑप्शन सही है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में क्या है? भागीदार बनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? देखो अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर पे देखो क्या दिया है। ए नंबर पे कह रहा है यह विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार। सी कह रहा है यह अधिगमकर्ताओं में कक्ष में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करना। तो इसमें थर्ड वाला आपका गलत है, सी वाला गलत है, ए और बी सही है। तो ए और बी सही है मतलब तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ए और बी सही है। अब देखो 79 देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाओं और विवरण दिया गया है। बी है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उस तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। और सी ऑप्शन है लोगों व क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी कटेगा, ए और सी हो जाएगा। ए सी है थर्ड ऑप्शन में।
नहीं, 1 मिनट रुकिए। आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ना, वो आपका बी वाला नहीं होगा, ए और सी। तो ए और सी है दूसरे वाले विकल्प में, दूसरा वाला यहाँ पे सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर के बाद अभी आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? 1 है अनुभवों की तुलना करना, बी है परिस्थितियों से अनुमान लगाना, और 3rd ऑप्शन है कारण और प्रभाव, 4था है परिस्थितियों के बारे में परिकलन बनाना। तो दूसरा परिस्थितियों से अनुमान लगाना, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलो 81 नंबर क्वेश्चन देखो आप। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पहला है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। दूसरा है आपका एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तीसरा है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। चौथा है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को अंकित करना। तो एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, दूसरा वाला विकल्प सही है। चलो 82 नंबर देखो। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, गलत है। मानवीय शुद्धता हम जो करते हैं उससे निर्धारित होती है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, 3rd वाला ऑप्शन सही है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, तो 3rd वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर आप देखो 83। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो ए है इसमें देखिए पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना। बी है अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो इसमें देखो आप सी को छोड़ो, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। ए और बी आपके दोनों सही हैं, तो ए और बी के अनुसार दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है परिक्रमण, दूसरा है दिन रात, तीसरा मौसमी परिवर्तन, चौथा है वर्षा का वितरण। तो वर्षा का वितरण यहाँ पे हटाना है आपको। तो ए और बी सी, तो ए बी सी पहले वाले ऑप्शन में सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर आप 85 देखिए। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो खनिज संसाधन सही है, उद्योग सही है, ऊर्जा संसाधन नहीं होगा, हमारे पृथ्वी के अंदर है। ए बी डी देखो, तो ए बी डी आपका जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन में सही है, दूसरे ऑप्शन में है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। 86 नंबर देखिए आप।
एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दूसरा है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तीसरा है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। चौथा है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो यहाँ पे जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन देखो आप, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन है भूकंप के प्रकार, दूसरा है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, तीसरा है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, चौथा है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो देखो यहाँ पे भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं, दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार या व्यावसायिक वन पालन का अधिकार? तो देखो मछली पकड़ने का अधिकार, ये दूसरा वाला जो विकल्प है यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 89 को देख लीजिए और 89 के बाद आपका 90 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता की बात कर रहा है। पहला है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, दूसरा है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, तीसरा है यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, चौथा है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो देखो यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90। इसी के साथ देखिए आपकी जो 2021 ये जनवरी का पेपर था सीटेट का, ये बुकलेट आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो वाला आपको पहचानना है। देखो पहला ऑप्शन है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तीसरा है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। चौथा है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। तो चौथा वाला ही सही है, भारत में जो पहला आम चुनाव है वो 1950 में हुआ। तो इस प्रकार से देखिए ये आपकी जो बुकलेट थी ये 2021 जनवरी सीटेट की थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। तो ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।